वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 10 का पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जैसा कि पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो हम इस पाठ में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनको समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ देखी हैं जैसे कि पहले पदार्थ कुछ और होता है और उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं और वो कुछ और बन जाता है, मतलब नया पदार्थ बन जाता है। जैसे कि गर्मियों में दूध खराब हो जाता है और दूध खराब होने के बाद कुछ नया ही पदार्थ बन जाता है, या दूध को जमाते हैं तो दही बन जाता है। देखिए, दूध के गुण जो होते हैं वो दही से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब दूध को अगर जमाया तो दूध से दही बना, तो दूध और दही के गुणों में काफ़ी अंतर होता है, नया ही पदार्थ बन जाता है। लोहे पर जब जंग लगती है तो जंग जो होती है वो नया पदार्थ बन जाता है। लोहा अलग पदार्थ होता है और जंग अलग पदार्थ होता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर जो फल होता है जब उसका किण्वन होता है तो नया पदार्थ बन जाता है। भोजन जो कच्चा होता है उसके गुण अलग होते हैं और भोजन को जब पकाया जाता है तो उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही हम जो भोजन खाते हैं वो और भोजन जो पचता है उसके गुणों में अंतर आ जाता है, उसमें भी नए पदार्थ बनते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ बनी है। तो इन सभी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि पहले जो वस्तु थी, मतलब प्रारंभिक वस्तु जो थी, उसकी प्रकृति बदल गई और पहचान भी कुछ न कुछ बदल जाती है। जैसे यहाँ पर दूध से दही बन जाता है, लोहे से जंग बन जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन जो कच्चा है वो पक जाता है और शरीर में भोजन पच जाता है तो उसमें भी नया पदार्थ बनता है, ऊर्जा निकलती है। और हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और ऊष्मा भी निकलती है। तो इन सभी परिस्थितियों में कुछ न कुछ नया पदार्थ बनता है। प्रारंभिक पदार्थ जो था वो बदल जाता है और नया पदार्थ बन जाता है। तो ये जो नया पदार्थ होता है ये क्यों बनता है? ये रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण बनता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इनसे पहले जो पदार्थ था वो नया पदार्थ बन जाता है, कुछ अलग ही पदार्थ बन जाता है। ये सब होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने से पहले हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि परिवर्तन क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर होते हैं। दो तरह के परिवर्तन हमने पहले पढ़े हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो पदार्थ के जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें भौतिक विशेषताएं जो होती, भौतिक गुण जो होते हैं उनमें परिवर्तन आता है। पदार्थ में जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। तो भौतिक गुण क्या होते हैं? जैसे आकार, आकृति और उसका दाब या फिर उसका ताप, ये सब बदल जाते हैं। और जो रासायनिक गुण होते हैं वो होते हैं कि कोई भी पदार्थ जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, या क्षारकों के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो ये होते हैं उसके रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण में आपको अंतर समझ आ गया होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई नया बच्चा आता है, नया विद्यार्थी आता है, तो उसको देखकर आप उसके भौतिक गुणों के बारे में बता सकते हैं कि वो लंबा है, छोटा है, मोटा है, सुंदर है या बदसूरत है, या काला है या गोरा है। ये सब आप उसको देखकर बता सकते हैं, मतलब उसके भौतिक गुणों के बारे में आप बता सकते हैं। तो भौतिक गुण वे होते हैं जिनको ज़्यादातर देखकर या टच करके महसूस किया जा सकता है। और रासायनिक गुण क्या हुए कि वो विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, टीचर्स के साथ कैसा व्यवहार करता है, क्या वो गुस्सैल है या फिर वो शांत है, या उसका व्यवहार किसी के साथ कैसा है, ये हो गए उसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों को हम देखकर नहीं बता सकते। रासायनिक गुणों को हम जब वो किसी के साथ क्रिया करता है तभी हम बता सकते हैं, मतलब उसकी प्रतिक्रिया दूसरे के प्रति कैसी होती है। तो इसी तरह से हम जो किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे आकार कैसा है उसका, आकृति कैसी है, उसका ताप कितना है, मतलब उसको टच करके भी बता सकते हैं, दाब कितना है। तो ये सब भौतिक गुण जो हैं वो
हम देख कर भी बता सकते हैं, इनमें से कुछ को हम देख कर बता सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं उनको देख कर नहीं बताया जा सकता, बल्कि रासायनिक गुण वो होते हैं जैसे कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से कैसे अभिक्रिया करता है, जल से कैसे अभिक्रिया करता है, या फिर अम्लों से कैसे अभिक्रिया करता है, या क्षारकों से कैसे अभिक्रिया करता है। तो ये हो गए उस पदार्थ के रासायनिक गुण। तो जब भौतिक गुणों में अंतर आता है, किसी भी पदार्थ के जब भौतिक गुणों में अंतर आता है तो वो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। और जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको समझ आ गया है। और दूसरा अंतर ये देखिए, भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कि मान लीजिए ये कागज़ है, इसको हम काट देते हैं, ये तो देखिए ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, ये 4 टुकड़े हो गए हैं कागज़ के, लेकिन है फिर भी ये कागज़, मतलब इसके गुणों में परिवर्तन नहीं आया है, कागज़ कागज़ ही है, बस इसका आकार बदल गया है, इसका साइज बदल गया है। यहाँ पर देखिए इसके सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन आया है, ये नया पदार्थ नहीं बना है। और अगर इस कागज़ को हम जला देते हैं, मान लीजिए इस कागज़ को हमने जला दिया तो नया पदार्थ राख बन गया। तो देखिए राख तो कागज़ से बिल्कुल अलग है। तो ये जो परिवर्तन हुआ ये हुआ रासायनिक परिवर्तन, और यहाँ पर ये परिवर्तन हुआ ये हुआ भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है और नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। और भौतिक परिवर्तन में कई बार पहले जैसा पदार्थ ही वापस बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने बर्फ़ ली और बर्फ़ को हमने फ्रीज से बाहर निकाला तो उससे बन जाता है पानी, बर्फ़ से पानी बन जाता है। तो देखिए इसके तापमान में परिवर्तन आया, इसके ताप में परिवर्तन आया, ये इसका ताप कम था बर्फ़ का और इसका हो गया अधिक, पानी का ताप बर्फ़ से अधिक हो गया, तो इसके ताप में परिवर्तन आया, यानी भौतिक गुण में परिवर्तन आया। और फिर से अगर इस पानी को हम फ्रिज में रख देंगे तो फिर से बर्फ़ बन गई। तो देखिए भौतिक परिवर्तन में पहले जैसा पदार्थ हो जाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पहले जैसा पदार्थ कभी भी नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में कभी कभी ऐसा होता है जो पदार्थ होता है जो बाद में बना है वो पहले जैसा हो जाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कभी भी जो पदार्थ बाद में बना है वो पहले जैसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर कागज़ को जला दिया तो राख बन गई, तो राख से कागज़ थोड़ी बन सकता है। तो ये इसमें अंतर आपको समझ आ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। अब आगे चलते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन कब होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें कोई पदार्थ नया पदार्थ बन जाता है, वह पूरी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ नया पदार्थ बन जाता है और पहले जो पदार्थ था उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है जिस प्रक्रिया के कारण, वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ये आपको समझ आ गया। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो मैंने बता दिया है, रासायनिक अभिक्रिया वह पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। पहले जो पदार्थ होता है उससे नया पदार्थ बनता है। वो जो क्रिया होती है पूरी, कि किसी में तो ऊष्मा निकलती है, किसी में ऊष्मा देनी पड़ती है, किसी में अभिकारक कुछ होता है, उत्पाद कुछ बनता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया। इस क्रिया में क्या होता है, जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या तो सेम होती है लेकिन यौगिकों की संख्या बदल जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप 1.1 है, इसमें मैग्नीशियम रिबन लिया है। एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसको हम जलाएंगे। तो इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। आंखों पर चश्मा जरूर पहनना है क्योंकि इससे जो प्रकाश निकलता है उसकी किरणें बहुत ही तेज होती हैं, उससे हमारी आंखें बिल्कुल ही ख़त्म हो सकती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें इससे निकलती हैं जिससे हमारी आंखें बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं, बिल्कुल ख़राब हो सकती हैं। तो ये क्रियाकलाप करने से पहले
अध्यापक को और छात्रों को अपनी आँखों पर काला चश्मा जरूर पहन लेना चाहिए, जिससे कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलें उनसे हमारी आँखों की सुरक्षा हो सके। तो ये पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो अपनी आँखों पर चश्मा क्यों पहनना चाहिए, ताकि उसको जलने पर जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उनसे हम अपनी आँखों की सुरक्षा कर सकें। उसके बाद लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसे रेगमाल से क्यों साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जिसको जलाने में दिक्कत आती है। जब उसको जलाएंगे तो आसानी से नहीं जलेगा, तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए उसको रेगमाल से रगड़कर साफ कर दिया जाता है ताकि उसको जलाने में आसानी हो। तीसरा है, इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। जब इसको जलाया जाता है तो राख बनती है, तो राख को वॉच ग्लास में ले लेना है। तो ये जो राख बनती है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए, और मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो उसे डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लो के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मतलब चमकदार सफ़ेद लो निकलती है और मैग्नीशियम रिबन जलता है, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है और सफ़ेद चूर्ण भी मिलता है। तो सफ़ेद चूर्ण क्या होती है? राख होती है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो देखिए, पहले मैग्नीशियम रिबन था, मतलब मैग्नीशियम धातु थी, और जब इसको जलाया तो राख बन गई। तो देखिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ और ये मैग्नीशियम था। अब देखिए, मैग्नीशियम ने वायु में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन की और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये नया पदार्थ बना। अब ये नया पदार्थ क्यों बना? क्योंकि मैग्नीशियम और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में क्रिया हुई है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब इसमें जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो इसमें देखिए कितने सारे परिवर्तन आए। पहला तो मैग्नीशियम जो है उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है पहले, और उसके बाद जो बना है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन थी, फिर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, राख बन गई। उसके बाद इसके साथ प्रकाश भी निकला, उसके साथ ऊष्मा भी निकली। तो इतने सारे परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन क्यों हुए? इनकी रासायनिक अभिक्रिया के कारण। इन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया हुई, इससे इनमें ये परिवर्तन आया, नया पदार्थ बन गया है, यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब इसके बाद क्रियाकलाप 1.2 अगर लेते हैं तो उसमें एक परखनली में लेड नाइट्रेट लेंगे और दूसरी परखनली में पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। तो ये जो लेड नाइट्रेट होता है ये भी रंगहीन होता है, और पोटेशियम आयोडाइड जो है ये भी रंगहीन होता है, मतलब दोनों कलरलेस होते हैं, पानी जैसे कलर के होते हैं ये। तो जब दोनों को मिलाया जाता है तो पीले रंग का एक अवक्षेप बनता है, और ये जो बीकर है या जो परखनली है उसकी तली में बैठ जाता है। मतलब देखिए, ये भी रंगहीन था और ये भी रंगहीन था, और ये है लेड नाइट्रेट। पहले वाला जो है वो लेड नाइट्रेट था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये बना लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए यहाँ पर ये भी रंगहीन था, ये भी रंगहीन था, और ये बना लेड आयोडाइड, ये बना अवक्षेप पीले रंग का। तो यहाँ पर देखिए क्या परिवर्तन आया, इसमें रंग में परिवर्तन आया है और अवक्षेप बना है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये नोट करेंगे कि इसमें ये नए पदार्थ बने हैं और यहाँ पर रंग में परिवर्तन आया है, पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन आया है और नया पदार्थ बना है। अब आते हैं क्रियाकलाप 1.3 पर। 1.3 में एक परखनली, एक शंक्वाकार फ्लास्क लेना है और उसमें दानेदार जिंक डालना है, मतलब जिंक के कुछ दाने डालने हैं, और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालनी है। अब हम देखेंगे जैसे इसमें हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो इसमें यहाँ पर हमें बुलबुले दिखाई देंगे। ये जिंक के पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देंगे। यहाँ पर जिंक के पास
यहाँ पर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देंगे और ये जो बुलबुले हैं ये हाइड्रोजन गैस के हैं। मतलब जिंक में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, H2SO4 डालेंगे तो ये बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन आया, इसमें हाइड्रोजन गैस बनी है। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जब हम जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो पॉप साउंड आती है, पॉप की आवाज़ आती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये हाइड्रोजन गैस बनी है। उसके बाद अगर हम इसको टच करके देखते हैं, यहाँ पर इस फ्लास्क पर अगर हम हाथ लगा कर देखते हैं तो ये गर्म महसूस होता है हमें। इसका मतलब इसमें ऊष्मा भी निकली है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कि गैस बनी है और ऊष्मा निकली है और नया पदार्थ बना है ZnSO4। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम कब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, या तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आए, मतलब पदार्थ जो है उसकी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था हो जाए, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था हो जाए, तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आए या फिर रंग में परिवर्तन आए, या फिर गैस का निष्कासन हो, मतलब कुछ गैस बने कोई, या फिर तापमान में परिवर्तन आए। यहाँ देखिए अवस्था में परिवर्तन मतलब जैसे मान लीजिए अगरबत्ती को जलाते हैं हम, अगरबत्ती ठोस होती है, उस पर जो पदार्थ लगा होता है ठोस होता है और जब उसको जलाया जाता है तो गैसीय अवस्था बनती है। मतलब वो जो अगरबत्ती है वो जब जलती है तो गैस निकलती है। तो ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हुआ। रंग में परिवर्तन देखिए यहाँ पर इस वाले क्रियाकलाप में हमने देखा था कि रंग में परिवर्तन हुआ है, पीला रंग बना था। गैस का निकास यहाँ पर इस वाले क्रियाकलाप में हमने देखा था कि गैस भी बनी है। और तापमान में परिवर्तन ये भी इसी में देखा था। तो जब भी किसी भी अभिक्रिया में इनमें से कोई भी परिवर्तन हो, इनमें से जरूरी नहीं है सभी परिवर्तन एक ही अभिक्रिया में हो, इनमें से कोई भी परिवर्तन हो तो इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तब हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। और इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो और उन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीक के रूप में कैसे लिखते हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।